जितनी चीजें पढ़े हो ना उसमें से देखो एक चीज जो है मतलब कुछ पॉइंट कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूं, उनको बारी बारी से रिवाइज करते रहिए। जैसे कि देख सबसे पहला टॉपिक है ना, हमारे यहाँ बार बार पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल एंड पैरेलल एक्सेस थ्योरम। सारा मैं बता दे रहा हूँ, लिखते जाओ, ठीक ना, ताकि 2 चैप्टर वो जो है ध्यान से सुनो। दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेस्ट ले नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। टेस्ट लूंगा तो कोर्स का चक्कर आ जाता है कि कोर्स कैसे जाएगा साला आगे, ठीक। और टेस्ट का जो शेड्यूल है, ठीक ना, वो सेट कर रहा हूं, अगर बन जाता है और समय रहेगा तो हम लोग रेगुलर टेस्ट भी लेंगे। जैसे कि इलास्टिसिटी का टेस्ट होगा तुम लोगों का 9 तारीख को, मैं रहूंगा नहीं लेकिन आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक ना, मैं रहूंगा, ईमानदारी है भाई आप लोगों पे। चलो तो 9-10 छुट्टी, हमको भी जाना है यार। अबे कार्ड नहीं दिए यार। चलो सुन लो, बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं। अरे सुन, शांत रहे, हो गया, शांत रहे। बतिया लेते तो यार। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या बता रहे थे। हाँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक ना। ये 10 का 10 हर 3 दिन पे रिवाइज करते रहना, इतना इंपॉर्टेंट है जानबूझ के। इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम के टाइम में प्रेशर नहीं रहेगा यार। एग्जाम के टाइम में खाली फिजिक्स नहीं पढ़ना रहेगा, एग्जाम के टाइम में 10 पेपर पढ़ना है, और 10 पेपर का अगर पोथा अगर देखोगे तो इतना बड़ा सब मंडल हो जाएगा, मान का है पढ़ पाना। और कोई भी तुम लोगों को छोड़ेगा अरे तो धीरे धीरे बतियाया जाता है, धीरे धीरे बतिया, ठीक ना। तो हो गया, पढ़ा ले, आ गया है ना। चलो इधर देखो, लाखों की प्रॉपर्टी होती है। हाँ भाई, अच्छी बात है, बिजनेसमैन आदमी लोग। हाँ सुनो होता है, देखो दिक्कत ये है कि कोई भी तुमको कोई भी टीचर छोड़ेगा ना, एग्जाम के मान के चल 10-15 दिन पहले सिलेबस खत्म होता है। अगर मान लो 15 मार्च से एग्जाम है तो 25 फरवरी तक क्लासेस चलेंगे, मजबूरी है भाई पढ़ाना। सिलेबस कवर हो पाएगा इसकी गारंटी कोई नहीं देगा तुम लोगों को, और देते हैं लोग तो भाई हो सकता है कवर करा दें लोग, बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको हर 3 दिन या हफ्ते में पक्का रिवाइज करिएगा। इससे होगा क्या बेनिफिट, खुद से सॉल्व कर। देख क्वेश्चंस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट। रिजिड बॉडी पढ़े हो ना, रिजिड बॉडी में जो सबसे पहला क्वेश्चन वो स्टेट एंड प्रूव वाला, क्या, एक्सिस थ्योरम्स, ठीक ना, बोल दे रहा हूं, लिख लो। पहला क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव एक्सिस थ्योरम्स। दूसरा क्वेश्चन लिखो स्टेट एंड प्रूफ एक्सिस थ्योरम्स। दूसरा क्वेश्चन लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सुनो अच्छा चलो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले 10 नंबर वाला बता देता हूं, ठीक ना, 9 नंबर वाले क्वेश्चंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अरे पढ़ाएंगे यार, स्फीयर एंड सिलेंडर, ठीक। कंपाउंड पेंडुलम और फ्लाई व्हील, कंपाउंड पेंडुलम एंड फ्लाई व्हील, इन पे शॉर्ट नोट्स आता है दोनों पे ही, ठीक ना। कंपाउंड पेंडुलम एंड फ्लाई व्हील, कंपाउंड पेंडुलम एंड फ्लाई व्हील, हो गया। अब इलास्टिसिटी से लिख ले, लिखो इलास्टिसिटी से सबसे पहला तो वो चारों रिलेशंस थे ना बे, रिलेशन बिटवीन गामा, बेटा, अल्फा नहीं था यार कहीं, एटा और सिग्मा, गामा, बेटा, एटा एंड सिग्मा, ठीक, रिलेशन 4 के चारों। उसमें क्या बहुत आसान था वो, बस लेंदी है यार, ठीक ना। बस अगर 2 टे निकाल लोगे तो क्या बचे हुए दूसरे और भी निकल जाएंगे। अरे बोल, उसमें पहला बहुत इजी है, दूसरे वाले में क्या, बस याद है हम लोगों में गड़बड़ी कहाँ हुई थी, A B C D मानने में हम लोग गड़बड़ कर दिए थे, C की जगह D कर दिए थे, D की जगह C कर। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, जैसे हम लोग का नोट जिस प्रकार से प्रिपेयर था उस बेसिस पे गड़बड़ा रहा था, इसीलिए मैंने करेक्ट कराया था। हाँ, दूसरी चीज इस चैप्टर से लिख लो, कैंटिलीवर, मैक्सवेल नीडल नहीं, कैंटिलीवर। अरे भाई कोर्स में है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक ना, कभी 1-2 बार पूछा है, ठीक। लिखो कैंटिलीवर और बेंडिंग मोमेंट, ठीक।
ये बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, इतना तो भैया तैयार रहना ही रहना चाहिए, ठीक ना। और कुछ भले आपका तैयार ना हो, इतना तो जरूर तैयार रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर में लिख, ये सब 9 नंबर में थे। 2 नंबर में कल जो छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 से भेजे थे ना, उसमें एक रिलेशन भी भेजे थे, गामा बराबर एफ अपॉन ए इंटू 1 + 2 सिग्मा ओ गामा बराबर एफ अपॉन ए इंटू 1 + 2 सिग्मा करके कैसे कुछ रिलेशन भेजे थे कल, डेरिवेशन कराए थे हम उसमें। रिलेशन में प्रूफ करना है, ठीक ना। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एक रिलेशन बता दीजिए किसके किसके बीच, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन तीनों के बीच एक रिलेशन पूछा जाता है। रेगुलर कभी कभी पूछ दिया जाता है हर 2 साल 3 साल पे, ठीक। तो एक तो वो वाला, ठीक। और एक रिलेशन इससे, जैसे कि हॉलो सॉफ्ट क्यों स्ट्रांग होता है, भेजे थे ये। और फिर वो वाले क्वेश्चंस कि गार्टर्स क्यों आई शेप के बनाए जाते हैं, ठीक। और फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन वही वाला कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक डिफर, ये क्या कर रहे हो बे, फॉग बन जा रहा है। अच्छा, हमको लगा अभी चश्मा ऐसे कुछ स्लाइड वाइड कर रहा, कुछ बदल रहा है क्या। तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रबड़ वाला चीज क्यों कम इलास्टिक है और क्यों स्टील ज्यादा इलास्टिक है, और रियल लाइफ में कैसे ये इलास्टिक होना बदल जाता है, ठीक ना। तो इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे डिफर करेंगे, कि फिजिक्स में क्या है इलास्टिक और रियल लाइफ का इलास्टिक है। रियल लाइफ में इलास्टिक का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? रियल लाइफ का इलास्टिक का मतलब ये समझते हो कि जो चीज जितनी ज्यादा खींच जाए वो ज्यादा इलास्टिक, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में उल्टा बोलना बहुत सही नहीं होगा। फिजिक्स में वो है कि कोई भी चीज जो अपने आप को रिस्टोर कर ले, अब जो जितने बेहतर तरीके से अपने आप को रिस्टोर कर लेगा वो उतना बेहतर इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखेगा, ठीक ना। तो वो ज्यादा इलास्टिक। स्टील के केस में क्या होता है, हम लोग इतनी ताकत ही नहीं लगा पाते कि उसको डिफॉर्म कर पाए। तो तुम फोर्स तो लगाए किसी एरिया पे, अरे बोलो याद है क्या, वो जो लगा रहे हो अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप तो हो ही रहा होगा, ठीक। और वो उसी टाइम जैसे तुम लोग फोर्स हटाते हो वो रीगेन कर लेता होगा, अरे ऐसा ही कुछ। लेकिन हम लोग खींच कर चेंज ही नहीं कर पाते, चेंज की ही कहानी नहीं आती है, ठीक ना। डेल्टा एल का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं जनरेट कर पाते हम लोग। हाँ, अबे इतना लगा ही नहीं ना पाते हो यार। अच्छा, ब्रेक करने के लिए भी मैंने एक कहानी बताई थी कि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग पकड़ करके वर्टिकली डाउनवर्ड अगर खींच रहे हैं तो उसमें एक हमेशा क्या लगता रहता है, शेयरिंग स्ट्रेन। अरे बोलो, यस यार, स्ट्रेस के अंडर में रहता है वो। ये मैंने बात बताई थी क्या कि कभी भी कोई भी चीज को पकड़ करके खींचो तो ध्यान से देख, क्या ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सा टूटा, मतलब अगर ऐसे हम लोग पकड़ करके खींचते हैं किसी भी चीज को, अगर नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये हमेशा ऐसे टूटता है, ऐसे टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये बताता है कि अगर मैं अपनी बॉडी को पकड़ के नीचे खींच रहा हूं तो इसके अंदर शियर वाला कॉन्सेप्ट है। क्या रियल लाइफ में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है? अरे बोल, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? तो एक वो वाली कहानी थी। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, लिखवाऊं इसको, कर दोगे? एक क्वेश्चन और 9 नंबर में लिख लो। हाँ, 9 मार्क्स में। फ्लाईव्हील बता दिए क्या? हो गया है, तब रहने दो, हो गया। वो ऊपर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है, मन लगा करके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग का लगभग 70% हो चुका है। अरे हो जाएगा भाई। चैप्टर यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर है हमारे यहाँ कोर्स में, वो है हम लोग का फ्लूइड मोशन वाला, ठीक ना। जैसे कि लिक्विड होता है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो हेडिंग डाल दो फ्लूइड मैकेनिक्स, नया चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, FLUID, फ्लूइड मैकेनिक्स। हो गया? चलो, पढ़ चुका है तुम सब पहले का? क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अच्छा चलो 11वीं में ईमानदारी से बताओ, 11वीं में कितने लोग 43% वाले हैं CBSE से? अधिकतर वही हो गए साले तुम लोग, हम जान रहे हैं। कम वाले भी, हाँ, 45 से नीचे। अबे ज्यादा संख्या में हाथ उठनी चाहिए यार, झूठ बोलो तब तुम लोग, हम जान रहे हैं। 50 से नीचे तो साले सब हो गए, हम मान रहे हैं। CBSE वाले तो सब होंगे सब, ठीक ना, तभी BSc कर रहे हो। 52, चलो अच्छी बात। मतलब मन से नहीं पढ़ाया जाता है 11वीं में, जानते हो होता क्या है?
पढ़ता भी नहीं आदमी। हाँ भाई, नया नया गया रहता है, मन रहता है। टीचर हो गया था 9 महीना। चलो अच्छी बात, शांत रहे। चलो चलो चलो, अरे बहुत बदमाश है ही। चल आगे देखा, अरे रिकॉर्ड कर रहे भैया। चलो, तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड लिक्विड नहीं होता, जिसमें पानी का गुण पाया जाए, कोई भी चीज जो फ्लो कर सके। हाँ भाई, तुम्हारे सेंस में 1.5 GB डटवा खत्म करने वाला फ्लूइड, वो भी फ्लूइड में ही आता है, ठीक ना? कुछ लोग पकड़े, कुछ लोग नहीं पकड़े, अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। चलो चलो चलो, फ्लूइड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। कोई भी चीज जो बह सके वो क्या है? फ्लूइड है। मतलब क्या गैसेस भी फ्लूइड हैं? अरे बोलो, लिक्विड्स ही, बस लिक्विड्स को ही फ्लूइड बोलना गलत बात है, ठीक ना? कोई भी चीज जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड, उसको हम लोग फ्लूइड के कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे कि गैस, ठीक, पानी, ठीक, ऑयल, ऑरेंज जूस डाल दो भाई, चलो कोई भी जूस, ठीक ना, डाल, ठीक ना, मतलब इंक्लूड कर लो, चलो ठीक ना। कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसको क्या बोल देंगे? फ्लूइड। ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड को ही फ्लूइड की कैटेगरी में डालें, गैसेस को भी फ्लूइड की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक। अब उसके बाद देख, हम लोग को पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हमारे सिलेबस में सीधा ही स्टार्ट होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो से। ये मैकेनिक्स में है फ्लूइड। हाँ, मैकेनिक्स का ही हिस्सा है, ठीक ना। सीधे कहां से स्टार्ट होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो से। स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे, पॉइजन्स इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, फिर एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे किसी कर्व सरफेस के ऊपर, और लास्ट में जाते जाते हम लोग पढ़ेंगे येगर्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? नहीं, कैपिलरी नहीं है हमारे यहाँ, दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। हेडिंग दिमाग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें लिख पहला टॉपिक फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। देखो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, ठीक लिखो। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ, फ्लूइड भी बोलते हैं कई लोग, मन करे फ्लूइड भी बोल सकते हो। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ, अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ, अरे हो गया भैया, कितना बतिया तो पहले लिखो। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड and held together by weak cohesive forces, and held together bind भी लिख सकते हो, ठीक ना, bind together by the weak cohesive forces, by the weak cohesive forces। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस आएंगे, मैं पढ़ा दूंगा, तब तक बस इतना तो सब पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक। बाय वीक एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस, आगे लिख लो, लिखो आगे उसी में। एंड बाय फोर्सेस एक्सर्टेड, हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस, एंड बाय फोर्सेस exerted by the walls of the container, exerted by the walls of the container, walls of the container। Both liquids and gases are fluids, both liquids and gases are fluids। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हिस्ट्री वाला काम कराना जरूरी क्या, रीति रिवाजों वाला, कि फ्लूइड मैकेनिक फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जहां पे हम फ्लूइड के मोशन के बारे में या फ्लूइड के रेस्ट में होने के बारे में स्टडी करती है, सब लिखवाने की जरूरत है। चल बहुत बढ़िया, कुछ लिख, प्रॉपर्टीज लिख ले फ्लूइड के रिगार्डिंग। लिखो पहला, फ्लूइड्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, पॉइंट वाइज लिखते जाओ। फ्लूइड्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept, fluids takes the shape of the container in which they are kept, fluids take the shape of the container in which they are kept। अच्छा,
फ्लूइड का ये शेप वाली जो कहानी है ना, ये बस कंटेनर तक के लिए ही सीमित है, ठीक ना। फ्लूइड के पास कोई अपना खुद का डेफिनेट शेप साइज नहीं होता है, लेकिन क्या वॉल्यूम होता है? अरे बोलो, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फ्लूइड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अरे जो कंटेनर का शेप ले लिए सब उस अनुसार उनका वॉल्यूम हो गया, दिखाई पड़ा। फ्लूइड्स हैव, लिख, फ्लूइड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। Fluids have definite volume but not definite shape, ठीक। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट। इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट। ऊपर के किसी टॉपिक को समझाने की जरूरत, ये वाला समझ ले। देखो फ्लूइड जो होता है ना, एक बात बताओ, कभी फ्लूइड को बहाने के लिए या फिर कभी पानी को बहाने के लिए तुमको अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है क्या? अरे कहीं भी ऐसे ले गए और इस पे गिराए, सरक गया नीचे की तरफ, अरे बोलो। या फिर अगर गैसेस की चर्चा करें, वो सारे के सारे क्या अपने ही वेट के कारण उड़ रहे हैं या फिर तैर रहे हैं, जैसा भी बोल, बह रहे हैं, अगर ज्यादा सही लग रहा है। तो फ्लूइड को हम लोगों को बहाने के लिए एक्सटर्नल अमाउंट का कोई फोर्स नहीं देना पड़ता है, ठीक ना। वो अपने ही वेट के कारण क्या करते हैं? फ्लो करते। अरे शांत रहो पीछे। वो अपने ही वेट के कारण क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। देखो अब यहाँ पे ना अगर कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका असली नाम है हाइड्रोलिक्स बोलते हैं शायद, ठीक ना, या फिर हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है, ठीक। अब देखो हाइड्रोलिक मोशन, हाँ, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, ठीक। लिखो ऑल लिक्विड्स एंड सम गैसेज, all liquids and some gases, all liquids and some gases, all liquids and some gases, ब्रैकेट में लिखना वेपर, all liquids and some gases ब्रैकेट में वेपर forms fluid, all liquids and some gases forms fluid। नेक्स्ट टॉपिक लिख, fluid is a substance, fluid is a substance that deforms continuously, that deforms continuously, that deforms continuously under, that deforms continuously under, that deforms continuously under the application of shear stress, under the application of shear stress, under the application of shear stress, no matter how small shear stress may be, no matter how small shear stress may be, shear stress, tangential stress यार, no matter how small shear stress may be, हो गया। देखो इसके कहने का मतलब, जैसे मान ले इधर देख, सब जानी बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक, और कुछ इसमें ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक ना, या फिर कंटेनर मत रखो, मान लो कि एकदम लबालब भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, अभी दिख रहा है? चलो अब एक बात बता, अगर शियर स्ट्रेस का मतलब समझ रहे हो? याद है मैंने बताया था छिलनी की तरह जो फोर्स वाला लगाते थे, याद है? आलू छिल करके मैंने बताया था, या फिर बढ़ई जब लकड़ी छिलता है तो वो जो फोर्स लगाता है वो कौन सा वाला फोर्स हुआ करता है? शियर वाला। अच्छा, क्या वो फोर्स टेंजेंशियल लगाता है? अरे बोलो, होता है ना। एक बात बता, इसके ऊपर कभी भी इधर की तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा टेंजेंशियली, क्या ये डिफॉर्म हो सकता है? अरे बोलो, एकदम डिफॉर्म हो। चलो मान लो कंटेनर में नहीं रखे, कंटेनर में दिक्कत हो जाएगी समझने में, ठीक ना। मान लो कि इधर ऐसे ही लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये सरफेस है तुम्हारा, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है कुछ, अरे उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, उसमें भी नहीं दिख रहा है। अरे दिखता है, हल्का हल्का दिखता है यार, हल्का हल्का नहीं दिख रहा है सर। इधर देख, इधर देख। बात ये ना, ऑटो फोकस पे होगा, वो दिक्कत में पड़ गया होगा। इधर देखो, मान ले कि ये तुम्हारा फ्लूइड है, ठीक ना, कुछ ऐसा सा। क्या इसके ऊपर मैं अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाऊं,
या फिर ऐसे में ऊपर से ऐसे अगर मैं ऊपर ही टेंजेंशियली अगर इसके ऊपर फोर्स लगाऊं कोई, तो क्या ये डिफॉर्म हो जाएगा? अरे बोलो, क्या जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में बह जाएगा? अरे बोल, अपने वेट के कारण तो बहता ही है, लेकिन क्या इसके डिफॉर्मेशन की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगर मैं उसके ऊपरी सतह पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, वही छिलनी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक ना, तो क्या ये डिफॉर्म हो जाएगा? अरे बोलो, कैसे डिफॉर्म होगा? आगे की तरफ बह जाएगा, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और इसमें पढ़ाई जाती है कि आएगा धीरे धीरे सारा टॉपिक शुरू होगा, यही शुरुआत में कहानी सुन लो तो आगे हमको आसानी रहती है, कि जब भी फ्लूइड घूमता है, मतलब अगर फ्लो करता है, तो उसका निचला हिस्सा हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है और ऊपर वाला हिस्सा स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। ये सारी चीजें पता है ना? अरे विस्कोसिटी जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक ना। वहाँ विस्कोसिटी नहीं ना नाम लिए थे टॉपिक में, सरफेस टेंशन के टाइम विस्कोसिटी पढ़ाया जाता है, ठीक ना। मेन वही है, ठीक ना। मैं नहीं भुला गया था यार, वेल कौन बात नहीं, ऐसे तो शुरुआत हुआ ही रहता। तो हो गया था ये, अब आगे लगा कहाँ से ये हम लोग पढ़ते किसमें से हैं? हाइड्रोलिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हाइड्रोलिक्स का। आप देखो उसके दो कैटेगरीज हैं, ठीक ना। कौन कौन से? एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट वाला और एक मोशन वाला, ठीक ना। हम लोग को रेस्ट वाले का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक ना। ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हम लोग का क्या सीधे स्ट्रीमलाइन मोशन से शुरू है? अरे बोल, हम लोग को सीधे वहीं से शुरू करना है। उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या होता है, ध्यान से सुन लो। तो लिखवा दें इसको, लिखो हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। हाँ, हाइड्रोलिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, ठीक, इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। पहला कौन सा? स्टैटिक फ्लूइड, और दूसरा कौन सा? डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड। अच्छा, स्टैटिक फ्लूइड कौन सा? रुका हुआ पानी। कैसा पानी? रुका हुआ पानी। और वो वाला बहता हुआ पानी। कैसा पानी बे? बहता हुआ पानी, गलता हुआ पानी नहीं है। ये कौन सा? रुका हुआ, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, पानी पानी बोल रहा हूं, बस पानी ही नहीं होता है, याद रखिएगा। मुंह से निकल जा रहा है तो बात अलग है। और ये बहते हुए कंडीशन में रहेगा। हाँ, नदी का पानी, ठीक ना। नहीं, गड़ाई का पानी, ये गड़ाई का पानी है ठीक ना। अब देख अब देख अब देख, फिर इसमें हम लोग तीन कैटेगरीज इनकी पढ़ते हैं, ठीक। कौन कौन सा? एक तो जब फ्लूइड स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, ठीक। दूसरा कौन सा? फ्लूइड तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में रहे, और मेरा कंटेनर मोशन में रहे। अच्छा, नहीं समझ पाए। अच्छा, इसको मेरे मास्टर साहब ने कुछ ऐसा सा समझाया था, ये वाला, कि मैं ठहरा रहा और जमी चलने लगी। मान सकते हो? हाँ, अरे बोलो, हमको याद है, ठीक ना। मैं ठहरा रहा और जमी चलने लगी। अच्छा, क्या असली में भी यही होता है? अभी भी क्या जमीन चल रही है? हाँ भाई, अर्थ किसी ओमेगा से घूम तो रहा ही है, ठीक ना। तो गनवा गलत नहीं है, गनवा सही है, ठीक ना। तो सर वैसे उसने बोला था चांद जलता चांद जलता, वो भी है। चल चल, करता है सर। क्या रिफ्लेक्ट? चांद, हाँ चांद रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना। उगल, हाँ, फिजिक्स नहीं अप्लाइड है उसमें, ठीक ना। पढ़े नहीं है लोग ना यार, इसलिए तो पिक्चर बना रहे हैं लोग, नहीं तो साइंटिस्ट रहते लोग। चल इधर देख। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा भी? स्टैटिक, मतलब टोटल स्टेट ऑफ रेस्ट में। यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट में तो रहेगा बट किसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। लेकिन मेरा कंटेनर कैसा रहेगा? मोशन में रहेगा, बट कंटेनर विल बी इन मोशन, ठीक ना। और ये वाला लिख ले उसके लिए, वहां पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक ना। है नहीं हमारे यहाँ। छाप लो का नाम था उसी प्रिंसिपल पे। तो ये तीन होता है, ठीक। और ये वाला अगर ना समझ में आए तो वही वाला कहानी याद रखिएगा। कौन सा? मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी वाली कहानी, ठीक ना। अब उसके बाद आता है कौन सा?
डायनामिक फ्लूइड। तो इस यहां तक ये हो गया पूरा पक्का। अब फिर इसके में भी कैटेगराइजेशन है, ठीक ना। तो इसको भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, उसको लिख ले। हाँ, डायनामिक है तो इसमें क्या, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग फ्लूइड होगा। तो इसमें लिखो, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं और एक बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम सारा आएगा। हमारे यहाँ मजेदार बात, बर्नौलीज थ्योरम नहीं है, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, ठीक ना। चल हेडिंग जमा, प्रेशर। प्रेशर पहले जमाओ, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि डेंसिटी पहले पढ़ाते हैं, पहले प्रेशर पढ़ ले। प्रेशर वैसे तुम लोगों को मैं बता चुका हूं क्या हुआ करता है, हमेशा बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर, बता चुके हैं क्या, ये पक्का हो गया है। तब डेंसिटी हेडिंग जमाओ, देखो डेंसिटी। हाँ, छोटा छोटे टर्म्स है, जल्दी जल्दी डिफाइन कर देता हूं, लिखो। डेंसिटी सबको पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, एसआई में, ये तो एसआई का था, सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उसी को हम लोग क्या सीसी के टर्म्स में भी लिखते हैं। अरे बोल, तो सीधा सीधा छोटे छोटे डेफिनेशन से लिखते चलो। लिखो डेंसिटी बराबर, डेंसिटी हेडिंग है, लिखो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। पर unit volume is known as density. It is represented by a Greek letter rho. It is represented by a Greek letter rho. RHO, rho, याद है। Mass upon volume, kg मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम सीसी। सीसी वाली कहानी बता चुका हूं क्या, चल अब बताए थे यार, वही सेंटीमीटर क्यूब वो है, सेंटीमीटर क्यूब बस। डायमेंशन बता दो जरा, ml -3, ठीक। चलो क्वांटिटी कैसी है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसको क्या डेंसिटी निकालते हो तो डायरेक्शन देख के बताते हो क्या कि पूरब दिशा में डेंसिटी इतनी है, अरे बोलो, ऐसा कुछ नहीं बताते हो ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पॉइंट वाइज लिखता है, जल्दी जल्दी खत्म कर, मेन टॉपिक शुरू करते हैं तब। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है कुछ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस डायमेंशन इज ml -3। और ये डायमेंशन वाली कहानी याद रखिएगा, हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, कई लोग ऐसे ही छोड़ के लिख देते हो, ml -3। चलो चलो हेडिंग में रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी सर किसी का भी जल के सापेक्ष, हाँ, जल के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं, ठीक ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। जैसे भाई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, बट अलग चीज होती है वो। वेल अगर कोई रिलेटिव हम लोग ले लेते हैं तो डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक ना। हाँ, वेल यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। तुम लोग शांत रहो, तुम लोग बताओ क्या होता है। अबे तुम लड़की हो, लड़की साइड से पूछे हम, बताओ तुम लोग बताओ क्या होता है ये रिलेटिव डेंसिटी, क्या होती है भाई। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको जानते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बातें दोनों बराबर हैं, सुन के साला डर लगता है, दोनों एक ही चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है वो, ऐसा समझ, ठीक ना। तो दोनों बातें एक ही हैं। अगर दिया हुआ है कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से
और या फिर रिलेटिव डेंसिटी के नाम पे तो समझना कि रिलेटिव डेंसिटी ही गिवन है। होता क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी सबस्टेंस का निकालते हो तो बेसिकली ये रेशियो है, ठीक ना, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, अरे बोलो, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जानते हो कितना होता है, कितना मैक्सिमम, कितना होता है, मैक्सिमम होता है इतना। क्या मैक्सिमम होता है बे, कह रहा है अरे वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली कहानी है, 1 ग्राम पर सेंट। अब याद आया कुछ, अरे बोलो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से मजेदार बात यह है कि जब भी तुम लोग ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की जब भी चर्चा करोगे तो एक चीज पाओगे, यूनिट्स हमेशा ना सीजीएस वाले लिए जाते हैं। जानते हो क्यों, बताओ, स्मॉलर क्वांटिटी के चक्कर में थोड़े, ताकि जो बॉडी की जो डेंसिटी है वही बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी भी हो जाए। जैसे कि ध्यान से सुन, होता क्या है, हाँ डायमेंशनलेस हो जाता है। अगर कहीं ऐसा दिया हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, होता क्या है, शांत रहो, इधर देख लो। अगर मान ले कहीं स्पेसिफिक, अच्छा कहीं भी रिलेटिव लग जाए ना तो याद रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि डायमेंशनलेस ही मिलेगा। होता क्या है ये, जिस भी सबस्टेंस की डेंसिटी निकाल, मतलब जिस भी सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी हमको पता करनी है, ठीक, उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और यहीं पे डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम होती है वाटर के लिए, वो ये बता रहा था, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस वो वाला तापमान है जहां पे पानी का जो घनत्व होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक ना। तो कहीं अगर नहीं पता है तो लिख लो, पता था तो अच्छी बात है। डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आमतौर पे ये तुम लोग को जानते हो किसमें देखने को मिलेगा, हमेशा सीजीएस में देखने को मिलेगा। सीजीएस में देखने को मिलेगा तो एक बात बताओ, सीजीएस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिखाई पड़ा। एक बात बता, क्या हमेशा यहाँ पे यूनिट ही रहेगा, 1 ही रहेगा? तो क्या जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस के बराबर हो गया? अगर ध्यान से सुनो, अगर कुछ ऐसा सा दिया हुआ है कि द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, ऑफ अ सबस्टेंस इज कुछ भी, मान ले 4.2, ठीक, तो और अगर सारी चीजें तुम्हारी सीजीएस में चलती आ रही हैं तो मान के चलना कि 4.2 ही उस बॉडी के लिए क्या होगा, डेंसिटी भी उस बॉडी की उतनी ही रही होगी। बात समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर मान लो डेंसिटी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ज्ञान है और अगर सीजीएस की कहानी चल रही है तो इतना याद रखना कि जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है वही बॉडी का रियल वाला भी डेंसिटी हो जाएगा। बस तुमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार वो तो यूनिटलेस दिया रहेगा ना यार। समझ पा रहे हो? अरे बोलो पक्का? या फिर ऐसा देख, अगर ऐसा से दिया रहे कि अगर बॉडी का डेंसिटी गिवन रहे, बॉडी का क्या गिवन रहे, डेंसिटी गिवन रहे, ये ज्यादा सटीक तरीके से समझ पाओ। अगर बॉडी की डेंसिटी गिवन रहे और सीजीएस में गिवन रहे तो क्या वही बॉडी के लिए रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा? समझ पा रहे हो? जैसे कि मान लो दिया है कि 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, या फिर मान ले कोई भी एक मटेरियल ले लिए, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है? अरे बोलो, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। यूनिट हटा देना। अब समझ पाए क्या बता रहा हूं? पक्का 100%? तो ये लिख ले और ये भी लिख लेना, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। अच्छा, अगर मान लो केजी में कन्वर्ट करके लिखना हो तो कितना हो जाएगा?
1000 कहाँ गया बे, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, having no units and no dimension. It is a pure ratio having no units and no dimension. It is a pure ratio having no units and no dimension. हो गया, आगे लिख. If all the data is given in CGS units, उसी में point wise next. If all the data is given in CGS units, if all the data is given in CGS unit, then we can say that relative density is equal to the density of the substance. Then we can say that relative density is equal to the density of the substance. हाँ, हो गया पक्का. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी लिख ले छोटा सा डेरिवेशन, डेफिनेशन लिखो. स्पेसिफिक ग्रेविटी, थोड़ा सा अंतर होता है यार, वो वेट के टर्म्स में चर्चा करते हैं हम लोग. लिख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ weight of the substance or the given liquid it is the ratio of weight of the substance or the given liquid to the weight of the pure water at 4 degrees Celsius. Given liquid to the weight of pure water at 4 degrees Celsius. At 4 degree Celsius. हो गया. एक अलग हेडिंग जमा लिखो, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more liquids. Density of mixture of 2 or more liquids. 2 or more liquids. टू और मोर लिक्विड्स. फिर से बोल दे रहा हूं, लिखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more लिक्विड्स. अब देखो, अब इसमें 2 केसेस बनते हैं. कौन कौन से? एक केस बनता है मास के टर्म्स में और एक केस बनता है हम लोगों का वॉल्यूम के टर्म्स में. ठीक ना, मास बोल ले या डेंसिटी. एक पहले डेंसिटी के टर्म्स में और दूसरा वॉल्यूम के टर्म्स में. तो उसमें केस 1 लिखो इफ the mass and the density of both the liquids is given. If mass and density of both the liquids is given. If mass and density of both the liquids is given. ठीक, तुम्हारे पास 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं. ठीक, जैसे कि मान ले कोई एक है लिक्विड A और एक है लिक्विड B. लिक्विड A का मास है मैंने माना m1 और इसकी डेंसिटी मानी ρ1. इसके लिए मास माना m2, इसके लिए डेंसिटी माना ρ2. m2 और ρ2, आप दोनों को मिक्स किया, क्या एक नया मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा? अरे बोल, होगा कि नहीं होगा? तो अब इस बेसिस पे तुमको एक फॉर्मूला निकल के आता है. एक बात बताओ, यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हो? निकाल के बता. m1 ρ1 और उसके लिए अच्छा. अगर एक बात बताओ, जब दोनों को मिक्स करोगे तो जो नए वाला लिक्विड आएगा उसकी डेंसिटी पूछी जाती है. ठीक, उसके लिए क्या होगा? क्या मास अपॉन वॉल्यूम? अरे उसके लिए फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना. मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2. और वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे? b1 प्लस b2. अरे बोलो, b1 प्लस b2. b1 के लिए क्या लिख सकता हूं? m1 प्लस m2 अपॉन b1 के लिए क्या लिख सकता हूं? m1 ρ1. पक्का श्योर? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले. रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को इधर भेजे, रो इधर आ गया. दिखाई पड़ा? तो तुम लोगों का कितना आ रहा था? m1 ρ1 है ना. बहुत बढ़िया. यहां पे कितना हो जाएगा बे?
m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। दिखाई पड़ा? अरे बोलो कितना आएगा ये बताओ। सॉल्व कर, तुम सब बता, गणित हम थोड़े लगाएंगे। चलो सॉल्व कर लेना, या फिर मन नहीं मन करे तो यहीं छोड़ देना, ठीक ना। अब एक इसमें एक केस, अगर ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हारा एक पानी था और एक तुम्हारा शहद था, ठीक ना। दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी ये हमको पता है, लेकिन क्या मासेस सेम रख सकते हैं? एक लीटर पानी भी ले लो, 1 लीटर शहद भी ले लो, ये कर सकता हूं। यानी कि अगर मासेस सेम हो तब ये फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? बोलो। अच्छा देखो, तब क्या मास के टर्म्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ जरा, निकालो, देखो निकाल के देख। इफ, अरे इसी में कर लो, इफ m1 बराबर m2 देन रो ए बी की वैल्यू क्या होगी? देखो मास के साथ आएगा कि मास गुम हो जाएगा, जल्दी बताओ। मास नहीं रहेगा। कितना आ रहा है? बोलो बोलो, कट जाना चाहिए। 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 आएगा। अबे इतनी गणित आती है कि बताना पड़े? हो जाएगा, बता दें। हो गया। चलो जिनका नहीं आ रहा है वो देखो, जो लोग बहुत बड़े वाले बकलोल हैं, देख m प्लस m 2m अपॉन m अपॉन ρ1 प्लस m अपॉन ρ2, क्या इन दोनों में एलसीएम लेगा? अरे बोल कितना? तो ये तो ऊपर को लिखो 2m और यहां पे क्या हो जाएगा m प्लस m अपॉन ρ1 ρ2। एक बार बताओ, m ने m को मार दिया, दिखाई पड़ा? अरे बोलो। और ये वाले भैया ऊपर भाग आए, जब ये वाले भैया ऊपर भाग आए तो रो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 टाइम्स ρ1 टाइम्स ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। छाप लो। अब ऐसे ही मान ले वॉल्यूम के साथ खेल खेलें, अभी दिखाई पड़ रहा है? चल चल लिख। केस 2, पहला वाला केस, जब मास और डेंसिटी के साथ हम लोग खेल खेल रहे थे, ठीक, मास और डेंसिटी नोन हो। अब लिखो केस 2। इस बारी मास के साथ नहीं खेल खेलते, किसके साथ खेल खेलते हैं? वॉल्यूम के साथ। यानी कि आपको डेंसिटी पता हो और क्या पता हो? वॉल्यूम पता हो। यानी कि अभी तक जो चीज तुम लोग करते आ रहे थे वो किसके किसके लिए था? m1 m2 की जगह पे क्या कर दे? v1 v2। फॉर्मूला बता, सॉल्व करके बता, चलो जल्दी बताओ। और फिर से इसमें भी वो वाला खेल खेल सकते हो। v1 v2 और ρ1 ρ2, आपके पास एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम आपको पता है और डेंसिटी पता है, दोनों को मिक्स कर दिए, क्या एक मिक्सचर बनेगा? बोलो। उस मिक्सचर की भी क्या एक अलग डेंसिटी होगी? कितनी होगी वही पूछ रहा है। ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व कर। अच्छा तुक्का कहे मारता है? सॉल्व करूं मैं? कुछ नहीं करना है यार। अगेन वही m1 प्लस m2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। अरे बोलो, जैसे आया v1 प्लस v2। ध्यान से देख, टोटल मास अपॉन टोटल, सुनो सुनो सुनो, अगर मिक्सचर के साथ दिक्कत है तो सुनिए, मिक्सचर के लिए फॉर्मूला, रो मिक्सचर का टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। 2 लिक्विड रहे या 10 लिक्विड रहे, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। फॉर्मूला और वाली अलग अलग आएगा, अपॉन टोटल वॉल्यूम। लेकिन क्या निकाल लोगे? अरे बोलो, सॉल्व कर ले। चलो करके दिखाएं, हो जाएगा। आपकी बारी क्या m1 और m2 की वैल्यू पुट करोगे? पिछली बार v1 और v2 का पुट करे थे, अब की बारी आपका मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आएगा। ρ1 v1 दिखाई पड़ा? क्यों बता रहे थे? हो गया, सॉल्व हो गया। ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तीसरा वाला केस,
तो भाई यही है। आपकी बारी, आपके पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक ना, और आपके पास मास के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। दोनों लिक्विड्स के डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में आपको ज्ञान है। तो एक बात बताओ, बस सर थोड़ी देर में छोड़ देंगे, 10 मिनट। तो क्या करोगे, एक बार बता। देख, एक जगह तुम शहद लिए, ठीक, और एक जगह तुम क्या लिए, पानी, ठीक। क्या पानी और शहद, अबे शांत रहो यार, फुसुर फुसुर किए हुए हो। क्या पानी और शहद दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा? अरे बोलो। लेकिन क्या वॉल्यूम मैं अपने अनुसार सेट कर सकता हूं? ठीक, एक लीटर के कंटेनर में हम क्या रखे, शहद को भी डाल सकते हैं, और 1 लीटर कंटेनर में क्या मैं पानी को भी डाल सकता हूं? दिखाई पड़ा? अरे बोलो। आपके बारी आपको मास नहीं गिवन है। पिछली बार के इसमें क्या था, मास गिवन था। क्या अब दोनों कंटेनर को क्या कर रहे हो, एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर रहे हो। क्या पानी और लिक्विड मिक्स हो जाएंगे, पानी और हनी? अरे बोलो। जब पानी और हनी मिक्स हो जाएंगे तो क्या एक मिक्सचर बनेगा तुम्हारे पास। उस मिक्सचर का डेंसिटी पूछा जा रहा है। अब समझा? पक्का ना? अब एक बात बता, तब जब टोटल मास करेगा, फॉर्मूला होता है मिक्सचर का, अगर डेंसिटी निकालना फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ बोथ द लिक्विड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बोथ द लिक्विड्स। लेकिन आपकी बारी तुमको मास तो पता ही नहीं है, लेकिन क्या हमको ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अबे तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ध्यान से देख, m1 अपॉन m2, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यही ना है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो m1 की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, ρ1 टाइम्स v1 प्लस m2 की जगह ρ2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिखाई पड़ा? अगर वॉल्यूम सेम हो कर लोगे? पक्का? श्योर? मास की चर्चा ही कहाँ कर रहे हैं, मास सेम किए थे तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया था। ध्यान से देख रहे हो, जब मास सेम किए थे तो मास के इंडिपेंडेंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है। दिखाई पड़ा? मतलब आपको हाँ क्या हो जाएगा? अच्छा सुनो, जब वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो क्या आएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। बोल, तुम क्या बोल रहे थे, अब बता। इसमें मास इक्वल क्यों रखेंगे? मास के बारे में ज्ञान है तुमको कुछ? मास यहाँ पे किस बेसिस पे इक्वल रखेगी ये बता। बाइट, अरे यार भाई दोनों सेम हो जाएंगे। बी बी 2 भी, यहाँ पे भी बी कॉमन ले लिए, बी ने बी को मार दिया, हो गया? पक्का? चलो शांत रहो, सुनो, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में।